अखिलेश यादव ने हरदोई पहुंचकर पूर्व सांसद ऊषा वर्मा के आवास पर पहुंचकर किया डिनर। साथियों का धन्यवाद देता हूं कि इस समय भी आपसे मुलाकात हो रही है और ये समाजवादी पार्टी के शिविर लोक जागरण कार्यक्रम लगातार इसी तरह चलते रहेंगे। कल शाहजहांपुर में था और आज ख़त्म हुआ है। हरदोई का आज शुरू हुआ है, कल ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इन लोक जागरण कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता जागरूक हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सामने क्या चुनौती है, किन परिस्थितियों में किन चुनौतियों का मुकाबला करना है, उन तमाम चीज़ों को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो बदलाव हम 22 में चाहते थे, समाजवादी लोग उस बदलाव को नहीं कर पाए, लेकिन इस बार जब 24 का चुनाव होगा, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, चरम सीमा पर अन्याय परिवर्तन होकर के रहेगा। और इस बार हरदोई और मिश्रिख लोकसभा दोनों समाजवादी जीतने जा रहे हैं। ऊषा वर्मा को टिकट दिया गया उनकी खास योग्यता को देखते हुए, उनकी राजनीति में पकड़ को देखते हुए और जनता में उनकी चर्चा को देखते हुए उनकी उम्मीदवारी तय की गई है और इसी तरह ऊषा वर्मा का नाम फाइनल लिस्ट में आ चुका है। ऊषा वर्मा जी पूर्व में भी सांसद रह चुकी हैं, तो ऊषा वर्मा पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव जी ने उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में हरदोई लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। ऊषा वर्मा जी के प्रत्याशी घोषित होते ही लगातार जो उनके चाहने वाले हैं, जो हरदोई लोकसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, वो लगातार ऊषा वर्मा जी को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि महिला नेत्री हैं और लगातार जनता के बीच में काफ़ी समय से रह भी रही हैं। लगातार जो महिला सभा के द्वारा महिलाओं को जोड़ रही हैं, पीडीए की बात कर रही हैं ऊषा वर्मा जी। पीडीए की एकता की बात करते हुए अपने चुनाव प्रचार को तेजी से कर रही हैं ऊषा वर्मा जी समाजवादी पार्टी से हरदोई लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं। तो अब उनके द्वारा जो भी लगातार वह अपना जो चुनावी कैंपेन है वह भी बहुत तेज़ी से कर रही है, लगातार जनता के बीच में और जनता के सुख और दुख में जनता के बीच में पहुंच भी रही हैं। हम आज बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद रही हैं ऊषा वर्मा जी। सबसे पहले तो आपका टिकट हुआ है, तो कैसा लोगों के बीच में जाके जो है मैसेज कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आभार प्रकट करूंगी कि नेताजी ने जो भरोसा मुझ पर जताया था, उसी भरोसे को कायम रखते हुए उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच में भेजा है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी अपने जिला संगठन के सभी लोगों का और यहाँ से पूर्व में प्रत्याशी रहे सभी हमारे नेता, जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, क्योंकि मुझे समय समय पर मुझे मालूम होता रहा कि यहाँ जो सर्वे हुआ है, सर्वे के आधार पर और यहाँ की हरदोई की जनता का भी, लोग मुझे बताते रहे कि कहीं कोई आया, कहीं किसी ने सर्वे किया, उसके आधार पर मुझे टिकट मिला है। तो मैं यहाँ अपने पार्टी के संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी जनता को भी पूरा भरोसा मैं दिलाती हूँ कि जो विश्वास मुझे पर हमारे नेता ने जो जताया है, उस विश्वास पर मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगी। अच्छा, पिछली बार चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार भी आपकी किससे लड़ाई होगी? और पिछली बार भी बीजेपी से शायद रही थी। देखिए, अगर आप हार की बात करते हैं, अगर ये कहें कि मुझे हार का सामना करना पड़ा था, तो क्योंकि पूरे सब जगह माहौल ऐसा था, हमारे हरदोई से तो विधानसभा की कोई भी सीट नहीं निकली थी पिछले उसमें, तो ये अगर कहा जाए तो ये पब्लिक का रुझान था, तो उसी के आधार पर नहीं जीत पाए थे हम। अच्छा, इस बार आपके क्या अहम मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर, पब्लिक के बीच में आप जाएंगे? देखिए, जितना मैं जनता के बीच में गई हूँ, तो जो देखने को मिला कि जो भ्रमित थी जनता 2014 से, चाहे हमारे किसान हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, एक जो भ्रम फैलाया गया था कि उनको रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी या शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पूरा देश आगे जाएगा, तो वो उस आधार पर, क्योंकि लगभग 10 वर्ष हो गया है, तो अब जनता को लग रहा है कि हम लोग भ्रमित हो गए थे। अभी आप देखिए, परसों ही अभी बच्चे देकर के आए हैं पुलिस की परीक्षा, लगभग 60 लाख बच्चों ने दिया, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। अभी भी कह रहे हैं पर्चा लीक हो गया, क्या उनको उम्मीद होगी? तो इस समय सबसे ज़्यादा युवा परेशान है। अच्छा, अगर आप परेशानी की बात करें तो लगातार बीजेपी दावा कर रही हमने विकास किया है, विकास के मुद्दे हैं उनके पास, राशन दे रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, राशन तो पहले भी मिलता था, जब ये सरकार नहीं थी तब भी मिलता था। तब सरकार ये कहती थी कि सरकार के द्वारा राशन दिया जा रहा है जिनके पास खाने के लिए नहीं है,
लेकिन अब और उसको अलग तरीके से कहा जाता है, एहसान जता करके कहा जाता है कि हम जनता को भूखे नहीं मरने दे रहे हैं। तो अब जनता इतना समझ गई है कि ऐसा नहीं है कि राशन पहले ये था कि हाँ 2 किलो गेहूँ पर लिया जाता था या 3 किलो चावल पर लिया जाता था, तो फ्री अगर दे रहे हैं तो कितना कम हुआ। तो उसी आधार पर अब जनता जागरूक हो गई है कि राशन तो हमें पहले भी मिलता था और अभी मिल रहा है। अच्छा, अगर बात करें चुनाव की तो जो है अपनी समाजवादी पार्टी से कई बड़े दिग्गज नेता भी निकल के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ अपनी पार्टियां बना रहे हैं, तो कैसे आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, वो अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन जिनकी भी आप बिना नाम लिए आप बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, अगर उनकी बात कर रहे हैं तो पिछले भी चुनाव हुए थे तो वो तब भी नहीं हम लोग के साथ में थे, तब भी अलग पार्टी में थे, और अब भी अलग अगर पार्टी होती है तो हम लोग को कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो इस बार जनता के बीच में जाके आप क्या मैसेज देंगी, किन आधार पे आपकी वोटिंग होगी, क्या मतलब चुनाव के रहेंगे मुद्दे आपके, इस कुछ नया लोगों के बीच में जाएंगे, नया कुछ बताएंगे आप? देखिए, सबसे ज़्यादा तो महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और शिक्षा के क्षेत्र में जो इस समय चल रहा है, क्योंकि जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब नींव ही कमज़ोर होगी तो कैसे उस पर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ी इमारत बन करके खड़ी होगी। तो निचले स्तर से जब से शिक्षा का स्तर सुधरेगा, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि यही बच्चे जो है इनको रोज़गार मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि जो बच्चे बीटेक किए हैं या बीएड बीटीसी भी कर लिए हैं, टेट भी पास कर लिया, सुपर टेट भी पास कर लिया, उसके बावजूद भी कहीं वैकेंसी नहीं है। और हमने तो ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, बीटेक की है, वो लोग चपरासी की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। जो हकदार हैं लगभग 40,000, 50,000, 1 लाख के, उनको केवल 15-20 हज़ार पर संतोष करना पड़ रहा है प्राइवेट सेक्टर में जाकर के उनको। और सरकारी नौकरी की बात क्या करें, हर सेक्टर तो प्राइवेट में जा रहा है, चाहे रेलवे देख लीजिए, LIC देख लीजिए, चाहे एयरपोर्ट देख लीजिए, और अभी मुझे लगता है ऐसा ना हो कि शिक्षा विभाग भी चला जाए। बीजेपी कहती है विकास कर रहे हैं, बीजेपी लगातार सरकार कहती है तो विकास वो कर तो रहे कह रहे हैं, लेकिन जनता को भी तो दिखना चाहिए ना विकास। लोगों को अब समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि विकास क्या हो रहा है विकास। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव को लेकर, तो इस बार चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा? गौशालाओं को लेकर जो है जानवर खेतों में लोगों किसानों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं, जैसे खेत लोगों का चल जा रहा है, तो ऐसे में क्या किसान से क्या बात हुई आप लोगों की, या मतलब किस तरीके से बात जो बात करेंगे वोट के लिए जब जाएंगे तो क्या किसानों के लिए कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी इस बात को मान रहे हैं कि किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपका सवाल ही ऐसा है कि किसान परेशान हो रहे हैं। तो किसान जिनको आय दुगनी करने के लिए कहा था, उनको अगर 6,000 रुपये सालाना मिलता है, अगर इसी के आधार पर उनको सब्सिडी मिली होती उनको बीज में, खाद में, तो ये ज़्यादा अच्छा था।